नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिति बनाई है जिसे यह काम सौंपा गया है कि अगर चीन के साथ व्यापार वार्ता नाकाम हो गई तो उसके बाद अमेरिका क्या क्या कदम उठाएगा। यह खबर पढ़ते हुए किसी को भी यही आभास होगा, यही एहसास होगा कि संभवतः चीन और अमेरिका के बीच में कोई व्यापार वार्ता शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी ऐसी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है और न ही चीन ने बातचीत करने का कोई इरादा दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये टैरिफ वॉर, आयात शुल्क का युद्ध छेड़ा है, तब से वो बार बार यह कहते हुए ज़रूर सुने गए हैं कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो फ़ोन ज़रूर आएगा, और लेकिन अभी तक वो फ़ोन आया नहीं है। अब उन्होंने ये कहा है कि चीन ने कई बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन इसका उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं बताया है। अब तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ट्रंप ये सारी बातें, या जो उन्होंने टैरिफ युद्ध वॉर छेड़ा, उसके पीछे उनका ये आकलन था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ऐसी शक्ति है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि उनके इस हमले को सह पाएगा। और जैसा कि उन्होंने कई देशों के संबंध में कम से कम 70 देशों का, उन्होंने 70 की संख्या का उल्लेख किया, और उन्होंने कहा कि ये सब देश, बहुत ही उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि ये सब दौड़ते हुए हमारे पास आए हैं हमको मनाने के लिए। लेकिन उसमें जो एक देश नहीं गया वो है चीन। अब इसको लेकर दुनिया के मीडिया में बहुत सारे कार्टून और मीम्स बनाए गए कि वो किस तरह से इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने अभी ऐसी कोई न तो इच्छा दिखाई है, न कोई पहल की है। चीन की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत सम्मान और बराबरी के स्तर पर जब उसे महसूस होगा कि होगी, अमेरिका एक तरफा एजेंडा नहीं सौंपेगा, तब वो बातचीत के लिए तैयार होगा। जो हालात हैं और उसमें ये चीन की समझ है कि ये व्यापार युद्ध एक छोटा सा कदम है अमेरिका का, जो उसका बड़ा युद्ध है उसका एक मोर्चा है। जो उसके बहुत से दूसरे मोर्चे हैं, वो सारे मोर्चे खोले ही इसलिए गए हैं कि चीन का जो अभूतपूर्व उदय हुआ है उस प्रक्रिया को वापस धकेला जा सके। चीन ने आर्थिक क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो चुनौती अमेरिका को और पश्चिमी शक्तियों के वर्चस्व को दी है, उस स्थिति को वापस लौटाकर फिर से पश्चिम का वर्चस्व कायम किया जा सके। अब अगर आप ये गौर करें, वैसे तो सैनिक टकराव की नौबत अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर आज चीन जिस ढंग से अमेरिकी व्यापार युद्ध का मुकाबला कर रहा है और उसमें जिस ढंग से वो अपनी जगह पर अडिग है, उससे यह निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान है कि चीन को अपनी सैनिक ताकत पर भी पूरा भरोसा है। अन्यथा वो इस ढंग से, इस मुद्रा में आकर अमेरिका को चुनौती देता हुआ नहीं दिखता। तो ये जो सवाल दुनिया भर के मीडिया में, खुद अमेरिकन मीडिया में, यूरोप के मीडिया में, इस सवाल पर चर्चा पिछले महीने भर, 2 महीनों से बहुत ज़्यादा हुई है। और इस महीने तो आकर ये बहुत ज़्यादा हो गया 2 अप्रैल के बाद से, जब से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का व्यापार युद्ध एक नए मुकाम पर पहुंचा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए, उसके बाद चीन ने जवाबी टैरिफ लगाए, फिर उसके बाद जो ये दौड़ शुरू हुई वो एक बड़ी ही हास्यास्पद और अर्थहीन अवस्था तक पहुंच गई,
और अमेरिका ने तो अपने टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया। चीन ने 125% तक करने के बाद कहा कि इसके बाद की इसकी आवश्यकता नहीं है और अब हम आगे इस होड़ में शामिल नहीं होंगे। तो यह जो स्थितियां बनी, तब से दुनिया भर के मीडिया में चर्चा इस बात की है कि आखिर चीन किस ताकत की बदौलत ये कदम उठा रहा है, क्योंकि अभी भी चीन का जो कुल निर्यात होता है उसका लगभग 14% हिस्सा अमेरिका को होता है। ये इस व्यापार के रुकने का चीन को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। हालांकि नुकसान दो तरफा होगा, ऐसे युद्ध में किसी एक पक्ष को नुकसान नहीं होता है। और चीन ने जिस तरह की जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, जो खबरें हैं, उससे अमेरिका का नुकसान भी कोई कम नहीं होगा। ये खबर आ चुकी है कि चीन ने अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG लेना लगभग 90% तक बंद कर दिया है और वह वो ये गैस कनाडा से खरीद रहा है। इसी तरह सोयाबीन और कृषि उत्पादों के लिए उसने ब्राज़ील और संभवतः अर्जेंटीना से भी उसने खरीदने का फैसला किया है। तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है जो अमेरिका से खरीदारियां हैं, जिसका नुकसान अमेरिका को भी होगा, लेकिन चीन को भी इसका नुकसान तो होगा। लेकिन इसको सहने की जो उसने एक फिलहाल हिम्मत दिखाई है, उसका आधार क्या है? और इस क्रम में चीन की जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था है, वहाँ जो उसकी ताकत है, उस पर काफ़ी रोशनी पड़ी है। हालांकि ये जो तमाम रोशनी पड़ती है पश्चिमी मीडिया में, और ये जो कॉर्पोरेट मीडिया का जो अन्य देशों में जो हिस्से हैं, उसमें ताकत का तो जिक्र किया जाता है कि उनकी घरेलू, उनका जो कंजम्पशन, जो कंज्यूमर तबका है, वो बहुत बड़ा है और उन्होंने कंजम्पशन बढ़ाने की नीतियों को इस बीच प्रोत्साहन भी दिया है। उसके लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे उनका बहुत सारा वो माल जो पहले अमेरिका जाता था उसको देश में खपाया जाए। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लगभग जो 140 देश शामिल हुए हैं, उन देशों को उसने निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है। अभी इसी आर्थिक ये जो व्यापार युद्ध है, इसके सिलसिले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा की। ये तीनों आसियान के सदस्य देश हैं और आसियान के साथ चीन का व्यापार काफ़ी बढ़ा है पिछले सालों में, पिछले दशक में, एक दशक में। तो इसलिए ये सारी उसने उपाय किए हैं और चूँकि वो ये उपाय करने की स्थिति में है, इसलिए वो अमेरिका के सामने सीधा खड़ा हुआ है और वो बराबरी के स्तर पर बात करने की शर्त लगा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह ताकत तो है, ये बात तो सही है, लेकिन यह ताकत आखिर चीन ने बनाई कैसे? किस आर्थिक मॉडल पे चल के बनाई? अपने देश के भीतर उसने क्या ऐसे इंतजाम किए कि देखते देखते कुछ दशकों के भीतर वो दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया कि आज वो लगभग 125 देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, व्यापार सहभागी है, जो कभी दर्जा एक समय अमेरिका को मिला होता था। और इसके अलावा उसने लो वैल्यू चेन, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें, खिलौने, जूते, चप्पल, कपड़े बनाते हुए बढ़ते बढ़ते वो 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे जो बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं, उस क्षेत्र में महारत हासिल करने की तरफ बढ़ गया। ये जो क्यों और कैसे का सवाल है कि वो मॉडल क्या है, वो मॉडल वहाँ कैसे अपनाया गया, इन बातों की चर्चा अक्सर नहीं होती है। जबकि अगर इन बातों की चर्चा ना की जाए तो फिर इस बात को समझा नहीं जा सकता है और फिर कोई देश, किसी भी देश के लिए जो रास्ता चीन ने अपनाया, वो रास्ता सभी देशों के लिए खुला हुआ है। सभी देशों के पास ये रास्ता खुला हुआ है कि वो अपने यहाँ की स्थितियों पे गौर करते हुए, अपने संसाधनों को देखते हुए एक ऐसे मॉडल को अपनाएं जिससे वो अपनी एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकें, जिस अर्थव्यवस्था में केवल GDP बढ़ाना उसका केंद्र में न हो,
बल्कि वो एक सर्वांगीण विकास का मॉडल हो जिसमें कि आम लोग भी शामिल हों, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर आए। तो वो मॉडल क्या है, वो कैसे चीन का उसके ऊपर अनुभव रहा, इन बातों की चर्चा अक्सर नहीं होती है, क्योंकि ये चर्चा करना जो कॉर्पोरेट मीडिया है या जो अलग अलग देशों के अभिजात्य वर्ग हैं जो ज़्यादातर ऐसी चर्चाओं में शामिल होते हैं, उनके लिए अनकम्फर्टेबल है, असुविधाजनक है। क्योंकि अगर ये बात होगी तो फिर ये सवाल आएगा कि जो इन देशों में विशाल गरीबी के समंदर में कुछ जो समृद्धि के टापू बनाए गए हैं, और उसमें अपना देश भी शामिल है, बहुत से दूसरे देश भी शामिल हैं, उन देशों में उससे जिन लोगों को फ़ायदा मिला, उन्होंने अपने फ़ायदे को बचाए रखने के लिए अपने देश की सरकारों को प्रभावित किया वैसी नीतियाँ अपनाने के लिए जिससे ये नीतियाँ आगे बढ़ती रहें, और उसमें कुछ विदेशी बाज़ारों में निर्यात करके कुछ अपने घरेलू बाज़ार में जितना भी बाज़ार है एक छोटा सा बाज़ार जो बन जाए, उसके भीतर में वो अपनी चीज़ें बेचकर एक ऐसी इकोनॉमी को बनाना जिसमें जीडीपी भी बढ़ती हुई दिखे, और ऊपर से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं उसके आंकड़े आपको चमकते हुए देखें, लेकिन बेसिकली मूल रूप से उस अर्थव्यवस्था में जो जड़ होती है, जो रीढ़ होती है, वो गायब रही। ये चीज़ें बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ वॉर छेड़ा, तो इसने इस मॉडल की कमजोरी को खोलकर दुनिया के सामने ला दिया। और असल बात यह है कि अमेरिका को भी अगर वहाँ का एक राष्ट्रपति को आकर ऐसे एक रास्ते को अपनाना पड़ा, तो उसकी वजह उसी मॉडल में है जिस मॉडल ने एक समय जो अमेरिका दुनिया भर का एक आइडियल मॉडल के रूप में देखा जाता था, इंडस्ट्रियल पावर था, एक मैन्युफैक्चरिंग से लेके हाई टेक तक में उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसने उसकी जड़ों को खोखला कर दिया। दूसरी तरफ चीन ने अपने को इस मॉडल को अपनाने से कैसे बचाया, कैसे उसने एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका हिस्सा पूरी आबादी हो, कैसे एक जो पूंजी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए, कैसे समृद्धि जो आए उस समृद्धि का इस्तेमाल देश के जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरऑल सकल विकास के लिए किया जाए, इसका उसने एक बहुत ही कारगर प्रभावी मॉडल दुनिया के सामने उसने बनाया है। लेकिन अक्सर उसकी जिससे जिन तबकों को उस मॉडल से असुविधा होती है, वो उसमें बहुत सी कमियां ढूंढकर उसकी निंदा करते रहे हैं, उसमें उन कमियों को सामने लाकर उस मॉडल से अपने मॉडल को बेहतर दिखाने के कुछ गुण वो प्रचारित करते रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब संकट का समय आता है तो फिर उस समय तो यही पता चलता है कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत है। इस संकट ने, जो टैरिफ संकट है, जिसने अचानक, वैसे अचानक उतना नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन अभी जिस तेज़ी से हुई हैं उसमें एक अचानक का बोध होता है। उसने जो अचानक एक बने बनाए ग्लोबलाइजेशन के मॉडल को पलट दिया है, ख़त्म कर दिया है, और सभी देशों को मजबूर किया है कि वो, उनके पास दो रास्ते हैं कि वो अमेरिका के सामने समर्पण कर दें, अपने संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, अपना बाजार, अपनी जो भी उनके पास पूंजी है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए उसका अमेरिका को मौका दें कि वो हर देश के इन पहलुओं का वो पूरा इस्तेमाल करे, या वो इस बात पर सोचे कि क्या यहाँ से वो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी जनता के विकास को तरजीह देकर वहाँ कोई एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब वो शुरुआत करने की बात आएगी तो उनके सामने जो ये दो मॉडल रहे हैं डेवलपमेंट के, अभी हम लोगों के सामने हैं, इन दोनों मॉडल पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी उम्मीद इसकी इसलिए थोड़ी कम लगती है क्योंकि नेगेटिव पर पूरी मीडिया और जो विश्वविद्यालय हैं, जिनके हाथ में नैरेटिव यानी चर्चा, विचार विमर्श जिनकी मुट्ठी में कैद रहते हैं, वो उनके लिए
मॉडल के ताकत को बताना तो आसान है कि उस मॉडल उसने कुछ कर लिया, जैसे जादू कर लिया, लेकिन उस मॉडल को उसने कैसे बनाया, क्यों और कैसे, वो मॉडल है क्या, कैसे बना और क्यों वो सफल रहा, इन सवालों पे बात करना असुविधाजनक है, इसलिए वो करते भी नहीं। तो आज बस इतना ही, हम आपके पास फिर आएंगे और जो ताज़ा अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।